हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप एकदम बढ़िया होंगे और अपने इससे पुराने वाले लेक्चर भी आपने देखे होंगे और अच्छे से तैयारी की होगी और नोट्स बनाए होंगे। और अब आगे हम जो देखिए 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज, उसका फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया था। उसका क्या कॉन्सेप्ट था, संख्याओं से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट जो था, अभाज्य गुणनखंड किस तरह से निकालते हैं वो कॉन्सेप्ट वो हमने कर लिया। अब अभाज्य गुणनखंड का क्या यूज़ है हमारे पास में, तो वो यूज़ होता है एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए। देखिए एलसीएम और एचसीएफ किस तरह से निकलता है वो भी बात करेंगे। एक ये कॉन्सेप्ट है, इसको भी हमें चेक करना है, प्लस ये क्वेश्चन मैंने एक बार में लिख दिया ताकि बार बार हमें बुक खोल करके देखना नहीं पड़े। अब देखिए हम करते हैं क्वेश्चन, लेकिन उसके पहले जल्दी से जल्दी आइए कमेंट के अंदर सब अपनी एक बार अटेंडेंस लगा दीजिए। कौन से स्टूडेंट कौन से स्कूल से आप हैं वो एक बार वहाँ पर बता दीजिए कि मैं इस स्कूल से देख रहे हैं, ताकि हमें पता चले हमारा काम कहाँ तक पहुँच रहा है। और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। और हमसे जुड़ने के लिए जो भी है वो सारी यहाँ पर लिख रखा है, इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सअप नंबर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमने शेयर कर रखी है। इसी के साथ में अगर आप चाहें तो इसके ऊपर अपना व्हाट्सअप पे अपना नाम और क्लास और स्कूल ये लिख करके भेज देना। जो कोरस्पॉन्डिंग जो भी आपका ग्रुप रहने वाला है उसके अंदर हम ऐड करवा देंगे। और इस जो वीडियो है इसके नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर देख लेना आप, उसके अंदर भी हमसे जुड़ने का टेलीग्राम, यूट्यूब पे आप हैं ही, टेलीग्राम, इंस्टा के ऊपर और फेसबुक, व्हाट्सअप के ऊपर जो भी जुड़ने के तरीके रहेंगे, जो भी लिंक रहेगा वो सारा उसके ऊपर शेयर किया हुआ है। सो आ जाइए स्टूडेंट्स, अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास में एलसीएम और एचसीएफ का। देखिए ये जो ना ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन मैंने शॉर्ट में लिखा है। क्वेश्चन इस तरीके का था कि दिए गए निम्नलिखित प्रश्नों में एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात कीजिए और जांचिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर है। ऐसा वो क्वेश्चन है, मैंने शॉर्ट में लिखा है। मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूं आपको इसी के साथ में। देखिए शुरू कर रहे हैं हम सॉल्यूशन सेकेंड क्वेश्चन का। फर्स्ट क्या है, 26 और 91 है। तो मैं पहले एक बार 26 लिख देता हूं और इस तरफ आ जाएगा 91। देखिए क्या करना होता है, वही अभाज्य गुणनखंड हमें इसके निकालने हैं। तो देखिए 26 का निकाल लेता हूं पहले। वैसे तो आपको सीधा समझ में आ जाएगा कि ये 2 गुणा 13 है, लेकिन फिर भी नहीं आता अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं, मेरी जैसे एवरेज बिलो एवरेज, तो क्या करना इस तरह से। और 13 जो है वो अभाज्य संख्या, 2 गुणा 13 आ गया। 91 के लिए क्या करना, ये 91 इसका भी हम इसी तरह से निकालेंगे। 91 का देखिए सबसे पहले भाग इसमें करेंगे तो किससे जाएगा, 2 से नहीं जाता, 3 से नहीं, 4 5 और 6 और 7 से एक बार चेक कीजिए तो हाँ 7 से जाता है। 7 से देंगे, 7 एकम 7 बच गए, 2 हो गया 21, 7 तिया 21। अब 13 अभाज्य संख्या एक बार, तो ये बन गया इसका 7 गुणा 13। देखिए क्वेश्चन था एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए। इसे आप वहां पर भी कर सकते हैं साइड में, और वैसे छोटा क्वेश्चन है तो आप इसे नहीं करते हैं तब भी चलता है। मैंने भी आपके सामने केवल इसका गुणनखंड लिख दिया। अच्छा एक चीज और कि इधर कुछ भी नहीं है, मतलब घात इसकी 1 मान सकता हूं मैं, ये खाली आपको बता रहा हूं मैं, बिल्कुल बेसिक चीज चल रही है। जब मुझे इसका एलसीएम निकालना है तो एलसीएम क्या होता है, देखिए एलसीएम होता है कि जो भी आपके कॉमन गुणनखंड है, मतलब जो इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड रहने वाले हैं, उसकी सबसे बड़ी से बड़ी घात लेनी है और बाकी सबको शेष जो भी होंगे उनको ले लेना है। तो देखिए 2 और कहीं पर दिख रहा है, नहीं यहां पर दिख रहा है, और सबसे बड़ी घात इसकी 1 है तो मैं 2 ले लूंगा। इसको लिखने का तरीका वो भी सही करते हैं, जैसा हमको लिखना होता है वो तरीका बताता हूं आपको। एलसीएम किसका निकाल रहे हैं हम, वो ब्रैकेट में लिखेंगे इसे, 26 और 91। कैसे लिखेंगे, सबसे 2 लिख दिया, सबसे बड़ी घात इसकी 1 आ रही है, फिर उसके बाद में और कौन दिख रहा है 7, तो ये 7 इसकी सबसे बड़ी घात 1 ही आ रही है, 1 लिखेंगे। 13 इसकी सबसे बड़ी घात क्या दिख रही है, 13 ही है, एक बार ये मतलब। अब इसे क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। गुणा करके जो भी आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। तो 7 दूनी 14, 14 को गुणा करना 13 से, या फिर और भी अच्छा 13 7 91, और 91 को 2 से गुणा कर लेना, तो ये हो जाएगा 182। चेक कर लो, 7 दूनी 14, 14 तिया 42 के 2 ऊपर 4, 14 एकम 14 और 4 18, 182। ये आ गया इसका एलसीएम। अब एचसीएफ देखो, एचसीएफ निकालने में अक्सर स्टूडेंट्स को दिक्कत हो जाती है, कई बार नहीं आता समझ में, तो इस पर मैं स्टार लगा देता हूं कि अच्छे से समझना। इसको क्या करना होता है, हमें केवल वही लेना है जो कॉमन होता है। देखिए वैसे इसका मतलब क्या होता है, एलसीएम इसको हम बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। और एक होता है एचसीएफ, इसे बोलते हैं हम महत्तम समापवर्तक।
क्या चीज होती है? तो एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम जो होगा, एलसीएम देखिए ये लिख नहीं रहा हूं लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं, केवल मेरी बात को ध्यान से सुनना। नहीं समझ में आती है तो एक दो बार मैं बोलूंगा और 2-3 बार वापस सुनना है इसको। एलसीएम मतलब वो बड़े से बड़ा नंबर जिसमें दिए गए दोनों संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाता है, और एचसीएफ वह छोटे से छोटा नंबर जिसका दी गई दोनों संख्याओं में भाग पूरा पूरा जाता है। कैसे? ये दो शब्द लिखे हैं, पहले इसको निकाल लेते हैं एक बार, फिर उसके बाद में पूरी इसकी कहानी है ना वो एक ही क्वेश्चन के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। क्या एचसीएफ निकालना? एचसीएफ में क्या होता है, जो कॉमन है ना, जो दोनों के अंदर है वो देखना। क्या 2 दोनों में है? नहीं। 7 दोनों में है? नहीं। 13 दोनों में है? हाँ है। तो ये आ गया 13। अब दोनों में जो है ना उसकी बड़ी से बड़ी घात देख लेना आप। तो बड़ी से बड़ी घात क्या? एक ही है, तो आंसर इसका क्या आ गया? एचसीएफ एक ही आ गया। अब वापस आते हैं, देखिए एक है महत्तम समापवर्तक और एक है लघुत्तम समापवर्तक। अब इसकी कहानी पूरी समझा देता हूं मैं आपको, ये भी बता देता हूं और ये कॉन्सेप्ट भी बता देता हूं। उसके बाद में क्वेश्चन देखना कितना ईजी होने वाला है। और जो कहता है ना कि मैथ्स जो है वो कभी समझ में नहीं आती, तो उनको तब समझ में नहीं आती जब वो ये ऐसी छोटी मोटी चीज़ है ना उसको समझना नहीं चाहते। अगर आप समझना चाहते हो तो 100% है कि यह चीज़ आपको समझ में आएगी ही आएगी। हाँ, अगर आप सौगन खा करके बैठे हो कि भाई जब तक हम तैरना नहीं सीखते पानी के पास ही नहीं जाएंगे, तब तो बैठे रहो आप। लेकिन अगर आपने सीख लिया, ठान लिया मन में कि तैरना सीखना है तो पानी के अंदर तो जाना ही पड़ेगा, इसका मतलब मैथ्स सीखनी है तो क्या करना है? मैथ्स ही तो पढ़नी है भाई। मैथ्स सीखने के लिए ऐसा तो है नहीं आपकी अंग्रेजी पढ़ना शुरू कर दोगे, इंग्लिश साइंस पढ़ना शुरू कर दोगे, मैथ्स आ जाएगी, नहीं। क्योंकि भैया ना कि हमें पता है कि जिम जाने से बॉडी बनती है, लेकिन मुझे पता है इसलिए मेरी बॉडी नहीं बनेगी जब तक मैं जिम नहीं जाऊँगा। किसी को डांस करना अच्छा लगता है लेकिन वो डांस करना चाहता है तो उसके लिए उसको डांस करना पड़ेगा, तभी वो सीख पाएगा। वरना अच्छा लगता है, हाँ अच्छा तो लगता है, लेकिन अच्छा लगने से उसको वो चीज़ आ नहीं जाएगी। तो वही चीज़ है कि हाँ मैथ्स अच्छी बहुत लगती है, मैथ्स अच्छी लगने से नहीं आ जाएगी, या फिर मैथ्स मुझे सीखनी है ऐसा सोचने से नहीं आ जाएगी। मैथ्स करनी पड़ेगी, सॉल्व करना पड़ेगा, क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा, तब आपका इंटरेस्ट बनेगा। इंटरेस्ट बनाते हैं, देखिए एक लिखा मैंने एलसीएम। लघुत्तम समापवर्तक के लिए मैंने क्या बोला आपको? मैंने आपसे कहा कि वो बड़े से बड़ा नंबर जिसमें दी गई दोनों संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाता है। अब एक बार यहां पर देखना क्या आया मेरे पास, एलसीएम 182 आया है, ये 182, ठीक है ना। ये चीज करनी नहीं है, खाली एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्वेश्चन अपना वहां पर हो गया। बस अभी एक चीज ये और करना है तो ये बता दूंगा। अभी इसके अंदर दोनों संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। मैं 26 से एक बार भाग दे करके देखता हूं, ठीक है। तो 26 से इसे भाग दीजिए, तो 26 से हम इसे भाग देंगे, देखिए ये जाएगा 8 बार, 2 बार, कितनी बार? 26 से इसके अंदर पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। मैं इसे देता हूं 26 गुणा, इसे एक बार 5 से भाग देकर के 5, 6, 7, 9 से जाएगा नहीं, मतलब 9 से पूरा इसमें आएगा नहीं। 8 से करके देखिए, 8, 4, 8 दूनी 16 और 4, 20, ज्यादा हो जाता है, इसका मतलब 7 से करके देखिए, 26 गुणा 7, हाँ बिल्कुल वो, अच्छा ठीक है, वहां पर इसके फैक्टर्स भी तो आ रहे हैं, दिख ही रहा है, ठीक है। बल्कि वहां पर क्या यहीं पे दिख रहा है कि 13 दूनी 26 होता है तो 7 आ रहा है, ठीक है, इतना करने की भी जरूरत नहीं है। इसे 7 से करके देखिए, मतलब करके क्या देखिए, 182 आ गया और ये पूरा हो गया। इसका मतलब वो बड़े से बड़े संख्या, वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग पूरा जाता है। तो हमने इसको भाग दिया 26 से पूरा भाग चल गया। क्या इसके अंदर 91 से भाग चल जाएगा? तो भाग दीजिए इसमें 91 से, तो 91 से भाग जाएगा 2 बार, 2 एकम 2, 9 दूनी 18, ये आ गया, पूरा पूरा भाग गया। ये क्या चीज होता है? एलसीएम। इसका मतलब वो छोटे से छोटा नंबर जिसमें दी गई संख्या का पूरा पूरा भाग जाता है। लघुत्तम, छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई दोनों संख्या का पूरा भाग जाए, मतलब जिसका भी हम एलसीएम निकाल रहे हैं। तो सीधी सी चीज है कि अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो इन दोनों संख्याओं का भाग इसमें जाना ही चाहिए। इसका मतलब एलसीएम जो होगा ना वो हमेशा हमेशा इन दोनों संख्याओं में से या तो इनसे बड़ा ही होगा, या फिर इसमें से किसी बड़ी वाली संख्या के बराबर हो सकता है, या फिर हमेशा इनसे बड़ा ही होगा, क्योंकि इनका भाग उसमें जाना चाहिए। ये तो आपका एक चीज है। इसे मैं रफ करता हूं, यहीं पर मैं आपको एचसीएफ एक्सप्लेन करता हूं कि एचसीएफ क्या चीज है, ठीक है ना। महत्तम समापवर्तक क्या चीज है? तो देखो महत्तम समापवर्तक क्या है? वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका इन दोनों संख्याओं में पूरा भाग जाता है। जैसे इसका एचसीएफ क्या आया? 13 आया, तो क्या 13 से मैं इन दोनों संख्याओं में भाग दूं तो पूरा पूरा भाग जाएगा क्या? ये 26 में और 13 से 91 में,
क्या भाग पूरा जाएगा, तो 13 दूनी 26 पूरा भाग गया, 13 सत्ते 91 पूरा भाग गया। तो कुल मिलाकर के कहानी क्या, एलसीएम जो होगा वो हमेशा क्या होगा, इन दोनों संख्याओं में बड़ी वाली के बराबर अथवा उससे बड़ा ही होगा, क्योंकि इन दोनों का भाग उसमें पूरा पूरा जाना चाहिए। एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों के अंदर कॉमन हो। तो दोनों के अंदर कॉमन कौन था, 13। इसका मतलब ऐसी संख्या जिससे इन दोनों दी गई इन दोनों संख्याओं के अंदर पूरा पूरा भाग जाए, वो क्या होगा, एचसीएफ। तो इस तरह से ये अपनी एलसीएम और एचसीएफ की छोटी सी कहानी है। समझ में आई होप कि पूरी चीज समझ में आई होगी। अब देखो इसका एक कॉन्सेप्ट जो आपके सामने क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, इसको भी ध्यान कर लेना कि क्या होता है। मैं इसको स्टार करके लिख रहा हूं कि हमेशा क्या होगा, अगर दो संख्याएं a गुणा b है, अगर दो संख्याएं a गुणा b है तो इनका एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल इनके बराबर होता है, इनके गुणनफल के बराबर होता है। मतलब दो संख्याओं का गुणनफल उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, ये अपना कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखना। अब अपने को क्वेश्चन ये बोल रहे हैं कि क्या करना है, ये चीज की जांच भी करनी है। तो अपन यहां पर इसकी जांच भी करनी है, तो अपन क्या करेंगे, a गुणा b बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। a गुणा b मतलब 26 गुणा 91 बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ क्या आ जाएगा, एलसीएम कितना निकाला अपन ने, 182, 182 गुणा 13। अब इसको गुणा कर लेना, अगर पहाड़े आते हैं तो बहुत बढ़िया, और नहीं आते हैं तो अब आप इसे क्या करोगे, सॉल्व करके इसे देख लेना। मैं आपको ये सॉल्व करके बता देता हूं। देखिए 13 दूनी 26 के 6, हाथ से लग गया 2, 13 अट्ठे 104, 104 105 106, 10 13 एकम 23, 13 एकम 13 प्लस 10 वो 23। ठीक है ना, ये आ गया। अब इसको भी गुणा कर लेना, 26 का पहाड़ा आता है तो बहुत बढ़िया, और नहीं आता तो 91 का बोल देना, और दोनों नहीं आते तो फिर मेरी जैसा कर लेना साइड में अलग, गुणा 26 कर लो, 6 एकम 6 54, 2 एकम 2 और 9 दूनी 18, जोड़ लो 6, 8 और 5 13 का 3 ऊपर 2, क्या दोनों तरफ बराबर आ गया, हाँ जी बराबर आ गया, 2 3 6 6। ये अपने को जांच करना था, जो अपन ने जांच कर लिया। ये जो काम था आपका, ये रफ का काम था। अब देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट दो क्वेश्चन, तो इसी का सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। यहां पर मैं करता हूं, देखिए ये सेकंड क्वेश्चन है 510 और इधर है 92। ठीक है, अच्छा देखिए अब 10 की कहानी, 10 की मतलब जीरो की कहानी। जीरो की कहानी कैसे, जीरो जो है ना किसी भी संख्या के सबसे इकाई वाले अंक पे आ रहा है। ठीक है ना, अगर इकाई वाले अंक पे जीरो है तो जितने जीरो हैं, अच्छा सबसे पहले बात करते हैं जिसमें जीरो आता है। तो सबसे पहले जीरो आता है 10 के अंदर। देखो एक बहुत ही बढ़िया और बहुत डीप क्वेश्चन, डीप कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। कॉन्सेप्ट जो है ये आई थिंक 9th के अंदर हमने पढ़ा था इसको, अगर भूल गए हो तो वापस एक बार देखना। 10 कब मिलता है, 2 गुणा 5 पर। अगली संख्या जिसके अंदर भी जीरो आता है वो होगी 20, और 20 कब मिलता है, 2 गुणा 5। 30 कब मिलता है, 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, अब मैं सीधे बड़े नंबर पे आता हूं, मैं आता हूं 100 पे। तो 100 कब मिलता है, 2 गुणा 5 गुणा 5। एक बार 200 की भी बात कर लेते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। अब आते हैं कॉन्सेप्ट पे। बात यह है कि जितने जीरो हैं 2 और 5 का उतना जोड़ा बनेगा ही बनेगा। देखिए कितना जीरो है, एक बार जीरो है ना, तो 2 और 5 का एक जोड़ा बन गया। 2 और 5 का एक जोड़ा बनता है तब जीरो आता है, क्योंकि 2 पंजे 10, तब 10 मिला आपको। इसका मतलब 2 और 5 एक बार मिलेंगे तब एक जीरो आएगा। 5 और 2 मिला, जीरो आया। देखिए 20 एक बार जीरो है ना, तो एक जोड़ा तो मिलेगा ही मिलेगा। जीरो एक जोड़ा मिलेगा ही, सॉरी 3 पे नहीं, ये इधर है। ठीक है ना, ये मिलेगा ही मिलेगा। डबल जीरो है, देखो 2 और 5 का एक जोड़ा, 2 और 5 का दूसरा जोड़ा। 200 2 बार जीरो है ना, तो 2 और 5 का एक जोड़ा, 2 और 5 का एक जोड़ा। ये बात समझने के लिए है कि अगर आपको खाली गुणनखंड दे देते हैं, खाली गुणनखंड दे दिया, बहुत लंबा गुणनखंड दे दिया, मान लो कि ये जैसे गुणनखंड मैंने लिखा है 2 की घात 1, 13 की घात 1, 7 की घात 1, 13 की घात 1, ऐसा आपको एक गुणनखंड दे दिया कि 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 6 गुणा 5 की घात 4 गुणा फिर अगला 7 की घात 8, और आपसे पूछ ले बताओ इसमें इसके अंत में कितने जीरो होंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आया, ठीक है ना, कंपटीशन एग्जाम में बनते हैं ऐसे क्वेश्चंस। अब उसने बोल दिया आपको ये जो संख्या पद्धति होती है ना, उसके अंदर, उस टॉपिक के अंदर बनते हैं ऐसे क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए इसके अंत में कितने जीरो हैं।
अब इसको कैसे पता चलेगा भाई? एक तो तरीका है कि हमको अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता तो क्या करेंगे, पूरा का पूरा गुणा करेंगे। और अगर ये कॉन्सेप्ट ध्यान है तो क्या करेंगे, 2 की घात 5 है, 5 की घात 4 है, क्या करो 2 और 5 का जोड़ा बना करके कोशिश करो। तो देखो 2 इधर 5 बार है, इधर 4 बार है, इसका मतलब इस 5 में से 4 तो इसके साथ जोड़ा बन गया, 1 2 जो है वो एक्स्ट्रा रह जाएगा। अब उसका काम नहीं, कितने जोड़े बन गए, 4 जोड़े पूरे पूरे बन गए। इसका मतलब इसको जो पूरा गुणा कर देंगे ना तो अंत में क्या होगा, 4 बार 0 आएंगे, अपना आंसर हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया चीज थी और अच्छा और इजी कॉन्सेप्ट था, इतना कोई बड़ा नहीं है, छोटा सिंपल सा क्वेश्चन था। तो मैं आपको जो चीज बता रहा था वो अब आप इतना समझ सकते हैं। देखिए अगर मैं इसको बिना किसी कैलकुलेशन के, मतलब बिना इतना लंबा किए अगर इसको मैं निकालना चाहूं तो क्या बनेगा, देखिए रफली एक तरीके से देखना कि 510 लिखा है ना, मेरे को पता है ये 10 है, इसका मतलब 2 गुणा 5 तो बनेगा ही बनेगा। अब आइए 51 पे, तो 51 तुरंत दिमाग में आ रहा है क्या है, अगर पहाड़े आपको ध्यान है तो 17 गुणा 3 17 51 होता है, 17 गुणा 3। अब इसको क्या करेंगे, बढ़ते घटते क्रम में जैसा लिखते हैं अपन वैसा लिख देंगे। तो इस चीज को मैं क्या लिख दूंगा, ये मैंने अपने तरीके से बिना अभाज्य गुणनखंड किए निकाले हैं, अगर आपको पहाड़े आते हैं तो ये बनेगा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। ठीक है ना, ये बन गए इसके अभाज्य गुणनखंड। इसी तरह से अपन 92 के लिए भी सोच सकते हैं। पहले मैं बात करता हूं 510, ठीक है ना, इसे बनाते हैं। देखिए 510 सबसे पहले 2 से भाग दूंगा, 2 दूनी 4, बच गया हासिल 1, 2 पंजे 10, बच गया 1, 2 पंजे 10। फिर अब इससे किससे करें, देखिए 2 से तो अब होगा नहीं, क्या 5 5 10 और 2 12, 12 में 3 से जाता है तो 3 से जाएगा, 3 अट्ठे 24, बच गया 1, 3 पंजे 15। फिर 8 और 5 क्या वापस 3 से जाएगा, क्या 8 और 5 13, 3 से नहीं जा रहा, आपको भाग देना इसमें 5 से, 5 से भाग दीजिए, 5 एकम 5, बच गया 3, 5 सत्ते 35 और ये 17 से एक बार, ये देख लीजिए 2 3 5 17, 2 3 5 17 वही है। ठीक है, आइए 92 का निकाल लेते हैं। तो ये 92 का निकालिए। सबसे पहले किससे जाएगा, 2 से जाएगा, 2 चौक 8, बच गया 1, 2 छिंग 12, वापस 2 से जाएगा और यहाँ पर 23 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, अब 23 से जाएगा और 1 आ जाएगा, तो इसका क्या आएगा, 2 की घात 2 गुणा 23। ये हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड। हमें क्या निकालना है, इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है ना। तो पहले मैं देखिए एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इसका एलसीएम जो होगा, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या करना है, कॉमन वाले की बड़ी से बड़ी घात, देखो कॉमन कौन है, 2 कॉमन है, तो 2 इसकी बड़ी से बड़ी घात 2 आ गई। ठीक है ना, मतलब जितनी बार वो रिपीट है। फिर उसके बाद में 3 5 17 23 इन सबको गुणा करना है, 3 5 17 और 23। ठीक है, HCF निकालना है, इस पूरे को गुणा कर लो जल्दी से, 2 दूनी 4, अच्छा ये तो 10 ही हो गया सीधा। ठीक है, ये चीज क्या हो गई 10, एक मिलकर के 10 दूनी 20, 20 तिया 60, 60 को अब इससे गुणा कर लेना, करना इसको गुणा, अभी कर लेंगे इसकी कैलकुलेशन। और HCF निकालता हूं। HCF क्या करना होगा, कॉमन वाले की बड़ी से बड़ी घात, कॉमन वाले की बड़ी से बड़ी घात क्या आ रही है 2, क्या ले लूं, लेकिन नहीं, बड़ी से बड़ी घात नहीं, कॉमन वाले की छोटी से छोटी घात लेनी पड़ेगी आपको। तो कॉमन कौन है इसमें, देखिए 2, और तो कुछ कॉमन है ही नहीं, इसलिए इधर कॉमन क्या आ जाएगा 2, इसकी छोटी से छोटी घात 2। तो देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसका आंसर क्या आ रहा था वो लिख लेता हूं मैं। देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 17 छिंग 108, तो ये हो गया 1080 गुणा 23। अब इसमें से 23 का पाड़ा बोलना चाहते हो तो बोल देना, 23 का पाड़ा आता है तो बहुत बढ़िया, और नहीं तो मेरी जैसे गुणा कर लेना। 108 में 23 से गुणा कर लेता हूँ, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3 और ये हो जाएगा 216, जोड़ देना 4 6 2 8, 3 1 4 और 2 2 4 8 4, तो इसका आ जाएगा 2 4 8 4। ये आ गया इसका एलसीएम, आ गया HCF आ गया। हमें क्या करना है, इसका जांच करनी है। तो HCF गुणा LCM बराबर A गुणा B ऐसा होता है। अच्छा इधर उधर लिख दो, इसको फर्क नहीं पड़ता। तो LCM गुणा HCF में करूंगा, इसका मतलब उधर है अपने पास में 2 4 8 4 गुणा 2 बराबर A गुणा B, मतलब 510 गुणा 92। अब ये आपका रहेगा आगे कि आपको कैसे करना है। इसे आप दोनों साइड से सॉल्व कर लेना, दोनों बराबर आ जाएंगे जैसा ये किया था। ये आधा क्वेश्चन किया है, जांच जो करने का है वो मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं। ये काम आपका होमवर्क में करना है आपको।
नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, इसी का थर्ड, ये है 336 और इस तरफ 54, इन दोनों का कर लेते हैं। तो देखिए 336 वैसे दिख रहा होगा आपको कि 2 से भाग हो रहा है, तो 2 एकम 2, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं पहले। 2 एकम 2 बच गए 1, 2 छिंग 12 बच गया 1, 2 अट्ठे 16, वापस कर दीजिए 2 से, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, वापस कर दीजिए 2 से, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर कर दीजिए 2 से, 2 से जाएगा ये 2 दूनी 4, 2 एकम 2, अब 2 से नहीं जाएगा 3 से जाएगा, 3 सत्ते 21 और 7 से एक बार, तो क्या बनेगा देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, 2 की घात 4, 2 की घात 4, 3 की घात 1 और 7 की घात 1, ये बन गया 336 का। 54 का निकाल लेते हैं। 54 2 से भाग देंगे इसमें, 2 दूनी 4 बच गया 1, 2 सत्ते 14, अब 2 से नहीं जाता 3 से देंगे, 3 तिया 9, 3 नम 27, 3 से भाग देंगे 3 तिया 9 और 3 से भाग देंगे इसे एक बार। ठीक है, एक बार जल्दी से चेक करो, इसे चेक कीजिए इसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, देखिए 2 की घात 1 और 3 की घात 1 2 3, 3 की घात 3, चलो देखो ये था 336 और 54, ये दोनों हो गए अपने पास में। अब हमें इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। अच्छा, देखिए शायद मुझे ऐसा लग रहा है, एक बार आप वापस उसमें देख लेना, मैं अगर सही होगा तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको करेक्शन करवा दूंगा। इसमें 5 लास्ट में जब मैंने गुणा किया था, यहाँ पर अभी ध्यान आया तो 0 के बिना मैंने गुणा किया था, मतलब जो भी मेरा इसका एलसीएम आया था ना, उसके अंदर लास्ट के अंदर यहाँ पर जो लिखा था उसके अंदर 0 आएगा, शायद 2364 या 2346 ऐसा कुछ आया था, तो लास्ट में उसके 0 और आएगा। ठीक है ना, तो वो कैलकुलेशन में एक बार आप देख लेना, क्योंकि बिना 0 के यहाँ गुणा किया था इसलिए वो 0 लास्ट में लगेगा, जगह भी कम थी वहाँ पर। करेक्शन आप लोग कर लेना इतना, अब इसी वीडियो के अंदर मैंने बता दिया है, वो करेक्शन आप लोग कर लेना। इसका एलसीएम और एचसीएफ हम निकाल लेते हैं। तो देखिए पहले निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या होगा, जो कॉमन है उसकी बड़ी से बड़ी घात ले लीजिए। देखिए 2 और 3 का कॉमन है, तो 2 की बड़ी से बड़ी घात 4 और 3 की बड़ी से बड़ी घात आ जाएगी कितनी है 3, फिर उसके बाद में 1 7, ये भी आ जाएगा। 2 की घात 4 का मतलब 16 गुणा 3 की घात 3 का मतलब 27 गुणा 7, करते हैं इसे, गुणा कर लेना। 16 सत्ते 112, 112 में इसको गुणा कर लेना, या फिर पहले ऐसा कर लो, मैं इसे कर लेता हूँ, पहले इनको गुणा कर लेता हूँ, काम अपना इजी से इजी करना। तो 7 से 7 को 27 और 7 को कर लेता हूँ 16 एज इट इज़, इसे आगे गुणा कर लूँगा मैं। 7 7 49 के 9 ऊपर 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, अब गुणा कर लो। 16 नम 144 के 4 ऊपर 14, 16 अठे 128, 128 और 14 42 के 2 ऊपर 4, 16 एकम 16 और 4 20, 2 0 2 4, ठीक है 2024, ये आया इसका एलसीएम। एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ आएगा जो कॉमन है उसकी मिनिमम घात, मतलब छोटी छोटी कम से कम घात। देखो 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, इधर घात 4 है, इधर घात 1 है, तो मैं यहाँ से 2 की घात 1 को कंसीडर करूँगा। फिर उसके बाद में 3 है, तो 3 इधर भी है, इधर भी है, इधर घात 1 है, तो यहाँ से मैं 3 को कंसीडर करूँगा। 2 तिया 6, ये आ गया इसका एचसीएफ। अब जो अपने को जांच करना है वो कर लेते हैं। तो A गुणा B बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, ये चीज़ अपने को जांच करनी है, कर लेते हैं। A गुणा B मतलब कि 336 गुणा 54, और बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, होगा कोई एक आध जिसको 54 का पहाड़ा आता है तो बताना कमेंट में, यस सर वी कैन डू इट। एलसीएम और एचसीएफ, तो एलसीएम हमने निकाला है 2024, एचसीएफ आया है हमारे पास में 6, तो ये तो डायरेक्ट गुणा हो जाएगा, तो इसको कर लेते हैं। 6 चौक 24 का 4 ऊपर 2, 6 दूनी 12 13 14 और 6 दूनी 12, ये आया। इसको हम गुणा कर लेते हैं। तो क्या 54 का पहाड़ा बोल दें, चलो इतना परेशान क्यों होते हैं, ये कर लेते हैं हम। 4 छिंग 24 और 4 छिंग 24, 2 4 तिया 12, 2 14 का 4 ऊपर 1, 4 तिया 12 13 0 3,
5 तिया 15, 3 18 के 8, ऊपर 1, 5 तिया 15 और 1 16, 4 4 8 और 3 11 के 1, ऊपर 1 8 और 1 1 8 1 4 4। इसका मतलब कहीं ना कहीं ऊपर ने मिस्टेक करी है क्या? चेक करना चेक करना चेक करना। इसी को वापस चेक कर लेता हूँ एक बार में। 5 देखिए 4 से किया ऐसे 4 छिंग 24 का 4, ऊपर 2, 4 तिया 12, 13 14 का 4, ऊपर 1, 4 तिया 12 और 1 13, ठीक है। 5 छिंग 30 का 0, ऊपर 3, 5 तिया 15 16 17 18 का 8, ऊपर 1, 5 तिया 15 और 1 16, ठीक है। ये 6 और 1, अच्छा ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। 4 4 8 और 3 11 का 1, ऊपर 1, 6 1 7 1 8, सही है, ये तो सही है। एक बार इसे और उसका गुणा चेक करना ही पड़ेगा। एक बार उसका गुणा को मैं चेक कर लेता हूँ। देखिए ये हो जाएगा आपका 16 गुणा 2 दूनी 4 चौक 16, ठीक है। 3 तिया 9 तिया 27, ये भी सही है। और 7, ठीक है। 7 7 49 का 9, ऊपर 4, 7 दूनी 14, 15 16 17 18, ये भी सही है। इसे गुणा कर लेता हूँ मैं। 189 इंटू 16, 16 में 144 का 4, ऊपर 14, 16 अट्ठे 128 और 14 32 और 42, 142, 14 16 एकम 16, 3 0, हाँ ये मिस्टेक है, 2 0 नहीं है, 3 0 है, 3 0। इसका मतलब इस जगह पे भी एक करेक्शन 3 0। देखिए कोई बड़ी चीज़ नहीं, ये छोटी मोटी मिस्टेक जो कि अपने हो सकती है कैलकुलेशन में, लेकिन क्योंकि हम इसको टेस्ट कर रहे हैं, लास्ट में जांच रहे हैं, तो हमें पता चल गया कि हाँ इस जगह पर मिस्टेक हुई है। इसका मतलब आंसर अपना क्या है? 1 8 1 4 4, 1 8 1 4 4। अब इसे वापस गुणा कर देता हूँ तो 6 18 ये आ गया अपने पास में 18। देखिए 6 तिया 18, ठीक है। तो ये अपन ने इसको जांच भी कर लिया, ये हो गया। अब जल्दी से इसे चेक करो, चेक करो, देख लो एक बार अच्छे से इसको। हाँ, अब आते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। देखिए ये तो क्वेश्चन थे एक्सरसाइज के। अब इसी के जैसे जो क्वेश्चन है ना वो मैंने ले लिया है, वो है उदाहरण नंबर 3। जो एक जैसे क्वेश्चन होंगे ना वो साथ में कराऊंगा, मतलब एक्सरसाइज से लेकर के फिर उदाहरण में जो सेम क्वेश्चन होंगे उनको साथ करेंगे। तो उदाहरण 3, अब उसे देख लीजिए, यह है उदाहरण 3। उदाहरण 3 बोल रहा है आपको HCF निकालना है 96 और 404 का। तो मैं इधर 96 एग्जाम्पल 3, 96 और 404 इन्हें लेकर के चलता हूँ। वैसे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये 16 छिंग 96 होता है, तो इसको मैं जल्दी कर लेता हूँ। देखिए ये 16 छिंग 96 होता है, तो 16 होता है 2 की घात 4, अभी देखा था हमने, ये लिखा हुआ देखिए 2 की घात 4 16 होता है, और 1 2 यहाँ से आएगा, तो इसे मैं 2 की घात 5 गुणा 3 लिख दूंगा। तो ये हो गया 2 की घात 5 मतलब 32, 32 तिया 96, ये हो गया 404। तो ये आपको ऐसे दिख रहा होगा, देखिए 4 गुणा 101, और 101 जो है वो अभाज्य संख्या है, 101 अभाज्य संख्या है, उसका भाग होता नहीं है। तो इसको मैं लिख दूंगा 4 को भी क्या लिख दूंगा 2 की घात 2 गुणा 101 करके देख लेना। 404 101 ना कि 100, ठीक है। ये हो गया। अब 101 जो है वो भाज्य संख्या है, एक बार देख लेते हैं किसी और से भाग जा रहा है क्या, क्या 7 से भाग जा रहा है क्या इसके अंदर। तो 7 से कम 7 बच गए, 3 7 से भाग जाता नहीं है, 8 9 10 11, 11 9 99 और 10 110 होता है, तो 11 से भाग जाता नहीं है, तो छोड़ देते हैं इसको। 101 ये हो गया। क्या करना था? HCF निकालना है ना, आइए HCF निकालते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसका HCF मैंने बताया जो कॉमन होगा, जो दोनों में कॉमन होगा उसकी बड़ी से बड़ी घात लेनी है। तो कॉमन जो, सॉरी बड़ी से बड़ी नहीं, छोटी से छोटी, हाईएस्ट रोल है ना, इसमें छोटी छोटी घात लेनी है। तो 2 की घात 5 है, 2 की घात 2 है, छोटे से छोटी घात इसकी आ जाएगी 2 की घात 2 मतलब 4। ये क्या आ गया इसका? ये आ गया इसका HCF। अब LCM निकालना है। अब LCM निकालने के 2 तरीके, या तो इस फॉर्मूले को यूज़ कर लो, या फिर जैसा अभी हमने यहाँ पर निकाला LCM वैसा निकाल लो। अब मैं बोलता हूँ कि इतनी देर से तो हम ऐसा निकाल ही रहे हैं, क्यों ना अभी हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है इसका यूज़ करें। तो LCM के लिए आपको पता है A गुणा, इस साइन को बोलते हैं चूंकि, इसका मतलब कि जो हम जानते हैं उसके लिए लिखते हैं। तो A गुणा B बराबर क्या होता है? LCM गुणा HCF। अगर LCM इसी जगह पर रहे, HCF को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा देखिए A गुणा B एज इट इज़ HCF आ गया इसके बटे में, मतलब दोनों के गुणनफल में HCF से भाग दे दूंगा। A गुणा B कीजिए, मतलब कि 96 गुणा 404 कीजिए, और भाग किससे दे दीजिए? जो इसका HCF आया था 4 से, ये रहा 4 से भाग दे दीजिए, इसे भाग दे देते हैं। 4 एकम 4, 4 से भाग दिया,
4 दूनी 8 बच गया 1, 4 चौक 16। ये कैसे 8 क्यों लिख दिया? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 बच गया 1, ये हो गया 16, 4 चौक 16। ठीक है, देख लीजिए इसे। अब हम इसे गुणा कर देते हैं, तो ये आएगा 24 गुणा 404। 24 का पहाड़ा आई होप आता होगा, नहीं आता है तो लास्ट के अंदर अलग से करके देख लेना आप इसे रफ में। 24 चौक 96 के 6 ऊपर 9, तो ये 0 है, 9 एज इट इज़ आ जाएगा, वापस 24 चौक 96, ये इसका आंसर है। ठीक है, देख लीजिए इसे जल्दी से। ठीक है, अब अपने पास में देखिए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कितने कर लिए हैं। तो एक्सरसाइज के शुरुआत के 2 क्वेश्चन अपने हो गए हैं और एक एग्जाम्पल जो उससे रिलेटेड था वैसा ही था, तो वह भी अपन ने कर लिया है। हाँ, तो स्टूडेंट्स अब देखिए 1.1 का थर्ड क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मैंने शॉर्ट में वापस लिख दिए हैं 12, 15, 21। ये जो है ये इनका आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। ये अलग क्वेश्चन फिर ये बताऊंगा मैं आपको। एक उदाहरण था जो है वो भी ऐसा ही क्वेश्चन होगा, तो ये आपका होमवर्क में रहने वाला है। ये आपको करना है और आपकी ईमानदारी आपके साथ में, इसलिए आपको होमवर्क करना है और फिर उसको आंसर मैच करना है। नहीं आता है वापस ट्राई करना, अदरवाइज जो भी डाउट है वो आपके लिए कमेंट बॉक्स जो है वो ओपन है, तो आप उसके अंदर अपने डाउट्स ड्रॉप कर सकते हैं। आपको उसका सॉल्यूशन जो होगा वो भी प्रोवाइड करवा देंगे। क्वेश्चन 3 इसका फर्स्ट देखते हैं। अब देखिए इसके अंदर वो एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर ए गुणा बी वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगता है, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग होता है। एक बार लास्ट के अंदर डिस्कस कर लेंगे उसको। 12, 15 और 21 इसके लिए निकालने हैं, तो एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। 12, 15 और 21। अब देखिए ये ऐसे छोटे नंबर है तो इसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो इसे मैं लिख दूंगा 2 की घात 2 और 3। 15 है तो इसे हम 3 गुणा 5 लिख देंगे, 3 पंजे 15, घात दोनों की 1, 1। ये है 21, तो इसे हम लिख देंगे 3 गुणा 7, 7 तिया 21 होता है। ठीक है ना। हाँ देखिए अगर प्रैक्टिस है और समझ में आता है, टेबल्स आपको ध्यान है, पहाड़े आते हैं तो आराम से आप ये कर सकते हैं। नहीं आते हैं तो फिर वही तरीका है, अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको इसे निकालना ही पड़ेगा। निकाल लीजिएगा। एलसीएम निकाल लेते हैं पहले। तो एलसीएम किसका? 12, 15 और 21 का। एलसीएम क्या जो कॉमन होता है, सबसे पहले उसकी बड़ी से बड़ी घात ले लो। कॉमन कौन है? 3 है, 3 है, 3 है। ठीक है, इसकी बड़ी से बड़ी घात 1 ही आ रही है, 2 को ले लेंगे। अब बाकी जो है उन सबको ले लेना, तो 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, ये इसका एलसीएम होगा। सॉल्व करके देख लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60 गुणा 7, 6 सत्ते 42, 420। इसका मतलब इस संख्या के अंदर तीनों का भाग जाना चाहिए, तो तीनों का भाग चला जाएगा। आप चेक कर लेना इसे। आते हैं एचसीएफ पर। एचसीएफ निकालना है इन तीनों का, 12, 15 और 21 का। ठीक है, एक मिनट से चेक कर लेता हूं क्या आपको विजिबल है या बड़ा लिखने की जरूरत है। ठीक है, ये दिख रहा है अच्छे से, तो कैमरे में आराम से दिख जाएगा आपको। स्क्रीन पर जूम करने का भी ऑप्शन है आपके पास में। देखिए एचसीएफ निकालना है, तो इसका जो बड़ी से बड़ा सॉरी जो कॉमन है उसकी छोटी से छोटी घात आपको ले लेनी है। 2 और कहीं नहीं है, कॉमन केवल 3 ही है। 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, और इसकी छोटी से छोटी घात बोलो चाहे बड़ी से बड़ी घात बोलो, एक ही है। ठीक है, वैसे हम क्या करते हैं जो कॉमन होगा ना उसकी छोटी से छोटी घात लेते हैं। 5 इधर है, दोनों में नहीं है, 7 और कहीं नहीं है, इसलिए 3। तो इसका एचसीएफ क्या आ गया? 3 ही आ गया। इसका एचसीएफ आ गया 3। अब इसे जांच करने के लिए क्वेश्चन ने बोला नहीं है, और इसमें जांच वो वाला मेथड इसके अंदर यूज आता भी नहीं है। ये हो गया इसके एलसीएम और एचसीएफ। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्या है? 17, 23 और 29। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है सिंपल है, ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन, होमवर्क में करना इस क्वेश्चन को। सेम क्वेश्चन है 17, 23 और 29, बढ़िया क्वेश्चन है ये। 17, 23 और 29। अच्छा कैसे होगा? मैं 5 सेकंड के लिए रुक रहा हूं। 5 सेकंड जल्दी से माइंड के अंदर सोचो क्या करना होगा, कैसे करें कि अभाज्य गुणनखंड का बनाए हम इसके, या फिर डायरेक्ट कर देंगे। 5 सेकंड हो गए। 5 सेकंड। अब देखना जो तरीका मैं यहाँ पर करने वाला हूँ वही अगर आपके माइंड में आया है तो ओके, और अगर वो नहीं आया, आप चल रहे हैं पुराने तरीके पे ही, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे प्रैक्टिस में सारी चीज आ जाएगी। मैं बोलता हूँ कि 17, 23, 29 ये तीनों नंबर तो मैंने देखे हुए हैं, क्योंकि ये छोटे नंबर है, ज्यादा बड़े नंबर है नहीं, और ये तीनों की तीनों अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड क्या निकालना? सीधा सीधा इसे हम क्या लिख देंगे? 17 का 17 ही होगा भाई। इसे ज्यादा से ज्यादा अगर आप लिखना चाहो तो 1 गुणा 17 लिख दो, और तो क्या लिखेंगे। ठीक है ना। इस 17 की घात 1, ये 23 और ये 29।
अब आपको लेना है इसका एलसीएम और एक तरफ लेंगे हम इसका एचसीएफ। एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आता है जो कॉमन होता है ना उसकी घात ले लेते हैं, जो उसकी सबसे बड़ी घात होती है वो ले लेते हैं, फिर उसके बाद बाकी सबको ले लेते हैं। तो 17, 23, 29 कॉमन कुछ है ही नहीं, जब कुछ कॉमन नहीं होता तो एक लेते हैं, एक लिखेंगे फिर उसे गुणा करेंगे, वापस वही नंबर आना है, तो उसको आप रहने दीजिए। सीधा सीधा क्या आ जाएगा एलसीएम इसका? 17 गुणा 23 गुणा 29। एचसीएफ क्या आएगा? एचसीएफ जो इनमें कॉमन हो। सर कॉमन तो कुछ है ही नहीं, जब कुछ कॉमन नहीं मतलब एक। एचसीएफ आएगा इसका 1 और इस पूरे को आप गुणा कर लेना। अगर आते हैं पहाड़े 29 तक तो बहुत बढ़िया, वरना मेरी जैसे कर लेना कि 17 तिया 51 का 1। एक काम करता हूँ उसे 29 से गुणा कर लेता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा ताकि काम थोड़ा शॉर्ट में निपट सके अपना। तो 17 नाम 153, जी हाँ जी 17 नाम 153। देखिए 23 तो ऐसे एज इट इज छोड़ दीजिए, गुणा करना 17 को 29 है। 17 नाम 153 का 3 ऊपर रह गए 15, 17 दूनी 34, 34 और 15 49। ठीक है, अब कर दीजिए 23 को इससे गुणा। 23 का पहाड़ा आता है तो ठीक है, वरना फिर इसे अब तो साइड में करना ही पड़ेगा। 4 9 3 गुणा 23 कर लेते हैं। 3 तिया 9, 9 तिया 27 का 7 2, 4 तिया 12 14 6 18 9 9 ये हो जाएगा। थोड़ा नज़दीक लिख देता हूँ इसको मैं। 4 क्या लिखा था? 4 9 3। तो आंसर आएगा इसका 1 1 3 3 9। और अब ये 1 देख लीजिए इसे। अगर नहीं समझ आता है तो वापस एक बार देखना और ट्राई करना इसे, 100% समझ में आ जाएगा। मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 जो है वो एलसीएम दिया है आपसे और एचसीएफ पूछता है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन क्या है इसका। 306 और 657 इसका आपको दिया है। 306 और 657 इसका एचसीएफ दिया है आपको 9 और एलसीएम आपसे पूछा है। तो इसे करते हैं आंसर। एक बार आंसर में इसका क्रॉस चेक कर लेता हूं। ठीक है, आंसर इसका क्रॉस चेक कर लिया है, बिल्कुल राइट है। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन। 306 और 657 देखिए आपको इसका एचसीएफ दिया है और हमें पता है, अभी भी हमने पढ़ा था एक रिलेशन होता है A गुणा B बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ। मुझे एलसीएम निकालना है तो एलसीएम एज इट इज रहेगा, एचसीएफ इसके बटे में आ जाएगा। तो इसे मैं क्या लिख दूंगा? एलसीएम बराबर A गुणा B बटा एचसीएफ। जो भी मान दिए थे वो लिख लेते हैं। एलसीएम आपको निकालना है, एलसीएम आ जाएगा A गुणा B। A और B कौन है? ये है 306 और 657, 657 बटा एचसीएफ कौन है? एचसीएफ है 9। 9 से इसे काट देते हैं। पहले मैं 3 से काटता हूँ, 3 तिया 9, 3 से काटिए 3 एकम 3 0, 3 दूनी 6। इस बार 3 से काटना वापस, 3 पंजे सॉरी ये हो जाएगा आपका कहाँ कैंसिल तो होगा। 3 तिया 9 1, 3 चौक 12। सो एलसीएम इसका आएगा 34 गुणा 657। अब इसका क्या करना? अगर 34 का पहाड़ा आता है बहुत बढ़िया, नहीं तो करो गुणा साइड में रफ में कीजिए गुणा। 4 7 28 2, 4 पंजे 20 2, 22 के 2, 6 चौक 24 और 2 26, 3 7 21 2, 15 और 2 17 के 7, ऊपर 1 18 और 1 19, 8 3 13 का 3, ऊपर 1 2 2। एक बार चेक कर लो इसे। आंसर इसका क्या आया? एलसीएम जो हमें निकालना था वो आया है 2 2 3 3 8। अब ये हमारा रफ वर्क था तो मैं इसे रफ कर देता हूं और आंसर को भी हम क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए इसे जल्दी से। ओके, यहां तक पूरी चीज क्लियर है। अब क्वेश्चन जो है थर्ड और फोर्थ हो गया है। कितने क्वेश्चंस पेंडिंग है और एक बार टाइम देख लेते हैं।
देखिए स्टूडेंट्स, आज के लिए हम लास्ट बस ये 2 क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद में जो भी क्वेश्चंस बचते हैं वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे और 1.1 प्रश्नावली जो है वो अपनी कंप्लीट हो जाएगी। 2 क्वेश्चन लिखे हैं, एक है क्वेश्चन नंबर 5 और उदाहरण 1, दोनों लगभग एक जैसे हैं। और ये अभी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा इस स्थान पर 0 मिल रहा है एक साथ में, मतलब या तो केवल इकाई के अंक पे 0 है, मतलब अंत के अंदर अगर 0 मिलता है तो वो कब पॉसिबल है, जब उसके अंदर अगर 10 है, मतलब एक बार 0 है तो वो 5 गुणा 2 करने पर आया होगा। अगर आपके पास में 2 बार 0 है तो वो 5 गुणा 5 गुणा 2 करके आया होगा। मतलब कि जितने 0 है उतने 5 और 2 का जोड़ा बनना चाहिए, तब बनेगा। अगर आपके सामने पास में मान लीजिए 5000 लिखा है तो मैं कितना इजी हो जाएगा करना कि यहाँ पर कितनी बार 0 है, 3 बार 0 है ना, तो इसे क्या लिख दूंगा मैं, 2 गुणा 2, ये तो आया ही होगा। फिर 5 गुणा 5 ये आया ही होगा, तभी जाकर के ये 3 0 आएंगे। अब उसके बाद में एक 5 और बचा, ये लिख दिया। अब इसके गुणनखंड निकालना इस तरीके से बहुत आसान हो जाता है। प्लस 0 है, इसका मतलब 5 और 2 होना चाहिए वहां पर। अब इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और अगर अपन डेवलप करें, अगर इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और डेवलप करें तो ये 2 क्वेश्चन जो है ना अपने सामने वो हो जाएंगे। मैं पहले उदाहरण वाला करता हूं। उदाहरण 1 जो था वो देखिए, यह है 4 की घात n। क्वेश्चन इस तरीके से था कि एक संख्या 4 की घात n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। क्या n के किसी मान के लिए अंक 0 पर समाप्त हो सकता है, यह जांच करनी है। इसका मतलब देखो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। मुझे पता है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन ही समझ नहीं आएगा। क्वेश्चन फिर वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रट लेते हैं इसको कि आएगा तो ये लैंग्वेज लिख देंगे, अपना काम हो जाएगा। 2 क्वेश्चन है एक जैसे, तो एक के लिए रटते हैं, दूसरे में खाली इधर क्या करेंगे 6 और n के लिए वो चेंज कर देंगे कि इधर 4 लिखना है, उधर 6 लिखना है, बाकी सारी चीज सेम है और हम कर देंगे। लेकिन अब इसका मतलब समझो कि इसका मतलब क्या है। देखिए जो भी मैंने यहाँ पर संख्या लिखी थी ना इतनी सारी, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि क्या 4 की घात n के मान में क्या क्या रख सकता हूँ। उसने बोला प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या आप 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं। मान लो मैंने 4 की घात 1 रखा, ठीक है ना, ये खाली समझा रहा हूं मैं, लिखना नहीं है आपको, क्या करना है वो भी यहाँ पे रफ करके बताऊंगा मैं। 4 की घात 1 वो 4 ही होगा। 4 की घात 2 करूंगा तो क्या होगा, 4 गुणा 4 और वो 16 हो जाएगा। 4 की घात 3 करूंगा तो क्या हो जाएगा, 4 गुणा 4 मतलब कि 64 हो जाएगा। फिर अगर 4 की घात 4 करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 4 गुणा 4 तो ये कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। फिर और आगे आप करके देख लेना, ठीक है। 4 की घात 5 है, मतलब करके देख क्यों लेना, खाली समझ लो ना आप। तो क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है क्या n का कोई भी मान आप रख दो, क्या कभी भी इसका इकाई का अंक 0 हो सकता है क्या। देखो इसका इकाई का अंक 4 है, इसका 6 है, इसका 4 है, इसका 6 है। अब यहां से वापस एक और कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, लेकिन अब देखिए वो थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट आगे की चीज है, तो उसको तो हम छोड़ते हैं। मैं खाली कॉन्सेप्ट खाली इतना देखिए, 4 6 मतलब कि अब आप किसकी कुछ भी घात रख दीजिए, रिपीटेशन यही होगा 4 6, ठीक है ना। इसके अलावा कभी कुछ नहीं हो सकता कि 4 के अंदर 4 वाले संख्या को गुणा कर रहे हैं, 4 और 6 के अलावा कुछ आ जाएगा, नहीं। घात आगे बढ़ती रहेगी, एक बार इकाई का अंक 4, एक बार इकाई का अंक 6, एक बार इकाई का अंक 4, एक बार इकाई का अंक 6। थोड़ा बढ़िया कॉन्सेप्ट है। चलो वापस आते हैं। तो क्या कहीं पर भी आपको इकाई का अंक 0 मिला, क्या नहीं मिला। तो बस यही हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि क्या कभी भी ये 0 पे समाप्त होगा क्या। तो इतना ऑब्जर्व करके हमको एक चीज तो समझ में आ गई कि नहीं, ये इसका इकाई का अंक कभी भी 0 पर तो समाप्त नहीं होने वाला, ठीक है ना, कभी भी ये 0 पर तो समाप्त नहीं होने वाला। लेकिन अब इसको हम कैसे समझाएं एग्जामिनर को, या फिर इसका सॉल्यूशन कैसे करें। तो इसके सॉल्यूशन के लिए वापस वही कॉन्सेप्ट कि 0 के लिए क्या होना चाहिए, 2 या फिर 5, सॉरी 2 और 5 का एक जोड़ा होना चाहिए। तो बस वही चीज मैं लिखने वाला हूं। आई नो कि क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है वो समझ में आ गया। अगर क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है वो समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट हमें ध्यान है, तो आंसर अभी आएगा। देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए 4 की घात n है, इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 गुणा 2, ठीक है ना, n। अब देखिए इसका इकाई का अंक 0 कब बनेगा, इकाई का अंक 0 तब बनेगा, यहां पर 2 तो है। और भी अच्छे से इसको लिख दूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की घात 2 और उसके ऊपर घात n। घात पर घात होती है तो उसको हम गुणा कर देते हैं, इसका मतलब 2 की घात 2n। अब देखिए इन शॉर्ट ये क्या चीज बनती है, ये आपके पास में बनता है 2 की घात 2n। क्या 2 की घात 2n क्या 0 हो सकता है क्या, नहीं। तो अब यहां पर क्या लिखेंगे कि यहां इकाई अंक कभी भी 0 संभव नहीं है। क्योंकि इसके गुणनखंड में
राइटिंग बिल्कुल समझ में आ रही होगी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि राइटिंग आपको अच्छी से अच्छी दिखे और समझ में आए, ऐसे लिखूं, क्योंकि इसके गुणनखंड में केवल 2 है, 5 नहीं, ठीक है ना। यहां इकाई अंक कभी भी शून्य संभव नहीं है। अब आते हैं सेम डिट्टो क्वेश्चन, जहां पर इसने क्या कर दिया, 2 की 6 की घात n। एक बार शॉर्ट में रफ में अंदर समझना इस चीज को। अगर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन वापस आपको ये बोल रहा है कि क्या किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए अंक 0 पर समाप्त हो सकता है क्या। चलो करते हैं। अगर 6 प्राकृत संख्या रख दो, 6 की घात 1, 6 की घात 2, 6 की घात 3, ऐसा करके देख लेना। तो 6 की घात 1 6 होगा, 6 की घात 2 36 होगा, ये शायद 216 होगा या जो भी होगा, हाँ 216 होगा। फिर उसके बाद ये और करके देख लेना आप, 6 6 6 वापस वही चीज। फिर एक बढ़िया कॉन्सेप्ट आया कि अगर 6 की घात कुछ भी कर लो, इकाई का अंक हमेशा 6 रहना। अब तुम 6 की घात देखो, जब हम कंपटीशन एग्जाम देते ना तो वहां पर ऐसे ही अजीब से क्वेश्चन आते हैं। अब वो क्वेश्चन आपसे क्या करेगा, ऐसा दे देगा आपको सीधा सा कि 6 की घात 18 दे दिया प्लस ये 4 की घात 18 दे दिया। अब आपसे पूछेगा कि इसका इकाई का अंक क्या हो सकता है। अब ऐसे में इकाई का अंक सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे भाई, इसके इकाई का अंक आपने निकाल लिया, हमेशा 6 ही आना है। इसके इकाई का अंक अभी हमने देखा कि क्या आता है, 4 या 6, 4 या 6, 4 या 6, और 4 और 6 भी कब आता है। देखिए अगर ये सम संख्या रहेगी, मतलब यहां पर अगर सम संख्या रहेगी तो हमेशा 4 आएगा, विषम संख्या रहेगी तो हमेशा 6 आएगा। कैसे, 4 की घात 1 4 होता है, 4 की घात 2 सॉरी हाँ 4 की घात 2 हमेशा 16। इसका मतलब विषम संख्या पे 4 और सम संख्या पे 6, तो इकाई का अंक किसका भी 6 उसका भी 6, इकाई का अंक किसका 2 होना है। चलो ठीक है, एक थोड़ा अलग क्वेश्चन बता दिया। और ये क्वेश्चन जो है ना, ये अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर पता नहीं क्या बता रहे हैं, लेकिन कभी कोई ऐसे कॉम्पिटिशन एग्जाम का पेपर उठा करके देखना जहां पर संख्या पद्धति करके एक टॉपिक काम में आता है। आप एसएससी के बहुत सारे एग्जाम्स हैं, बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट करवाता है एसएससी, वहां पर नंबर पद्धति आता है, वहां पर मोस्टली क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये कॉन्सेप्ट जो है ये अपने 8, 9, 10th के हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस मतलब ये एग्जाम अपन कब देते हैं, 12th के बाद में या फिर ग्रेजुएशन के बाद में, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में। तब तक ये कॉन्सेप्ट जो होता है ना हमारे माइंड से निकल चुके होते हैं। एक्चुअल में सही बात तो यह है कि जिस समय हम उस स्टैंडर्ड में थे, उस क्लास में थे, तभी हमको ये कॉन्सेप्ट पूरे पता नहीं होते थे। तो बाद में तो दिमाग से तब निकलेंगे ना जब हमारे माइंड के अंदर कभी रहे होंगे ये। तो ऐसे में क्या होता है, या तो उसको अलग से हमको सीखना पड़ता है, और नहीं सीखेंगे तो क्या होगा वो आपको पता ही है कि क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट। चलो वापस आते हैं इस क्वेश्चन पे, यहीं पर कि 6 6 और 6, क्या इसका इकाई का अंक कभी भी 0 बन रहा है, नहीं बन रहा है। अब इकाई का अंक 0 नहीं बन रहा है तो अब आप उसका रीजन दे दोगे। तो रीजन क्या है इसका, जो यहाँ पर लिखा है वही। पहले तो मैं क्या करता हूँ, 6 की घात n को ब्रेक कर देता हूँ। देखिए 6 की घात n है, इसे मैं 2 गुणा 3 की घात n लिख दूंगा, तो ये हो जाएगा 2 की घात n गुणा 3 की घात n। यहाँ पर 2 है 3 है, अगर मेरे को खाली एक 0 चाहिए तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, 5 तो होना ही चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्योंकि 6 की घात n के, 6 की घात n भी मत लिखो, 6 के गुणनखंड 2 गुणा 3 है, अतः यहां इकाई अंक 5, हाँ इकाई अंक 0 नहीं बन सकता है, अतः इकाई अंक n के किसी भी मान के लिए शून्य नहीं होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, अपने पास में 1.1 के 5 क्वेश्चन हो गए हैं। अब इसके 2-3 क्वेश्चन जो बाकी हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एग्जाम्पल्स भी हो गए हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसे कंप्लीट कर देंगे। एक लैंग्वेज वाला क्वेश्चन भी है, तो वो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन जो है उसको भी अपन प्रैक्टिकली समझेंगे। और देखिए अक्सर क्या होता है, वो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन जो है ना वो स्टूडेंट्स याद कर लेते हैं कि यार एक ही तो क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर जिसकी लैंग्वेज है, तो अपन याद कर लेते हैं कि इसमें एलसीएम निकलेगा, एचसीएफ निकलेगा, जो भी होगा जैसा होगा वो याद कर लेते हैं। तो मैं फिर वापस बोल रहा हूँ, क्योंकि आप जुड़े हुए हैं साइंस आचार्य हिंदी मीडियम से, तो हमारा काम यही है कि आपको इस तरीके का कंटेंट हम दें
कि आपको इसके अंदर इंटरेस्ट आए। ऐसा ना हो कि हमको इसे याद करना पड़े, और याद जो चीज़ करते हैं, रटते हैं जो चीज़, अगर कुछ भूल गए आप उसमें तो कभी वापस आप याद नहीं कर पाओगे उसको, फिर वापस आप या तो उसको बार बार करते रहो। एक बार कॉन्सेप्ट अगर समझ लिया आपने हमसे, वो आपका लाइफ टाइम का हो गया, फिर वो कॉन्सेप्ट आप भूलोगे नहीं। बस आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ना है। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप कैमरे के उस साइड बैठे हैं, मतलब कि अपने अपने जहाँ पर भी है, जहाँ पर आप स्टडी कर रहे हैं, वहाँ पर आपने इसके प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे। इसे बीच में पॉज करके जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ पर आपने इसको नोट भी किया होगा। प्रैक्टिस करते रहिएगा। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं, इसके ऊपर और भी क्वेश्चन आपको जहाँ से मिलते हैं वो कीजिए, और कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप बताइए। और अगर ये समझ में आ गया है तो यस करके एक बार आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिए कि हाँ सर कंप्लीट समझ में आ गया है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मिलते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको टेलीग्राम लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक, व्हाट्सएप नंबर और फेसबुक, इंस्टा पे अगर फॉलो करना चाहते हैं, जहाँ पर आपको अच्छे अच्छे कंटेंट मिलते रहेंगे और ऐसे वीडियोज़ की आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, तो वो सब आपको यूट्यूब लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तैयारी करते रहिए, सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।